नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और कहाँ से इनका उद्गम होता है और किन रास्तों से ये प्रवाहित होती है, इनकी लंबाई कितनी है। तो साथियों वीडियो अंत तक जरूर बने रहे और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर ले। तो आइए समझते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख कौन कौन सी नदियां हैं और इनका उद्गम कहाँ से होता है। तो आप देखोगे मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं, कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती है, कुछ नदियां दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, कुछ नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और कुछ नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ये जो ताप्ती नदी है, इस ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? तो याद रखिएगा, ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल से। बैतूल एक जिला आता है दक्षिण मध्य प्रदेश में, ये पड़ता है बैतूल जिला। ठीक है, यह बैतूल से, यहां से बैतूल में एक स्थान आता है, याद रखिएगा, मुल्ताई। एक स्थान आता है मुल्ताई। तो बैतूल के मुल्ताई से, यहां से उद्गम होता है ताप्ती नदी का, बैतूल से, और ये बैतूल से निकलती है और ये महाराष्ट्र प्रवेश करती है। महाराष्ट्र से यह नदी वापस पुनः मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में आती है और बुरहानपुर से पुनः ये महाराष्ट्र में ये प्रवेश करती है। फिर ये महाराष्ट्र से यह नदी ये जाती है कहां पर? गुजरात में। गुजरात जाती है और गुजरात में जाकर ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है और खंबात की खाड़ी में यहां पर ये एस्चुरी का निर्माण करती है। याद रखिएगा, ये नदी एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई से होता है। ठीक है, बैतूल के मुल्ताई से यह नदी निकलती है और 3 राज्य में यह प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात में जाकर ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है और यहां पर यह एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे आप देखोगे, ये जो ताप्ती नदी है, इस ताप्ती नदी की लंबाई, ये जो ताप्ती नदी है, इस ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, इस ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ताप्ती नदी का प्राचीन नाम की यदि हम बात करें तो ये प्राचीन समय में किस नाम से ये जानी जाती थी? तो इसका जो प्राचीन नाम है, पुराणों में इसे सूर्यपुत्री कहा गया है। याद रखिएगा, महाभारत में इसका उल्लेख सूर्यपुत्री के नाम से मिलता है और विष्णु पुराण में इस नदी को सहस भादो के नाम से उल्लेखित किया गया है। सहस भादो, सहस भादो या भदवो, सहस भादो या भदवो, ये सहस भादो या भदवो नाम विष्णु पुराण में मिलता है और महाभारत में इसका नाम सूर्यपुत्री के नाम से यह नदी उल्लेखित है। आगे हम देखें इसकी प्रमुख सहायक नदियों में, तो इसकी 2 मध्य प्रदेश में मुख्य सहायक नदियां है। एक नदी है पूर्णा नदी, एक नदी है इसकी सहायक पूर्णा नदी और एक है इसकी सहायक नदी, याद रखिएगा, बोरी नदी। तो पूर्णा और बोरी, ये 2 इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये कहां से निकलती है? ये भी बैतूल से निकलती है और बैतूल में ये ताप्ती नदी से मिल जाती है। आगे हम बात करें आगे वेनगंगा नदी की, तो वेनगंगा नदी का उद्गम होता है सिवनी से। याद रखिएगा, सिवनी में एक शहर आता है, सिवनी में एक स्थान आता है, पठार आता है, पारसवाड़ा का पठार। पारसवाड़ा का पठार, पारसवाड़ा के पठार में भी यहाँ पर एक गांव आता है मुंडारा गांव। मुंडारा गांव, और मुंडारा गांव में भी आप देखोगे तो जहां से वेनगंगा का उद्गम होता है उस स्थान का नाम है रजोताल। रजोताल मुख्य जो उद्गम पॉइंट है वो कहां पर है? मुंडारा गांव के रजोताल में। ठीक है, तो रजोताल से यहां से निकलती है वेनगंगा नदी। याद रखिएगा, वेनगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो रजोताल से होता है। ये रजोताल मुंडारा गांव में पड़ता है और मुंडारा गांव पारसवाड़ा के पठार में स्थित है और ये पारसवाड़ा का पठार कहां पर है? सिवनी में स्थित है। ठीक है, तो यहां से पारसवाड़ा से यहां से निकलती है वेनगंगा नदी और ये बालाघाट होते हुए ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र में पहुंचकर ये इधर से ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी में जाकर ये मिल जाती है। जहां पर गोदावरी नदी में मिलती है उस स्थान का नाम है सिरोंचा। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के सिरोंचा नामक स्थान पर यह नदी गोदावरी से मिल जाती है। ठीक है, कौन सी? वेनगंगा नदी की हम बात कर रहे हैं। वेनगंगा नदी की लंबाई की यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई है 569 किलोमीटर। याद रखिएगा, इसकी लंबाई कितनी है? 569 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में इसकी एक मुख्य सहायक नदी है वर्धा नदी। ये वर्धा नदी बैतूल से निकलती है। बैतूल से ये वर्धा नदी निकलती है और महाराष्ट्र में जाकर ये वर्धा नदी वेनगंगा से मिल जाती है। बैतूल में भी जहां से ये नदी निकलती है इस स्थान का नाम है वर्धन शिखर। ठीक है, बैतूल के वर्धन शिखर से ये वर्धा नदी का उद्गम होता है
वर्धा नदी का उद्गम होता है और ये महाराष्ट्र में जाकर ये बेनगंगा से मिल जाती है। अब जब ये दोनों नदी आपस में मिल जाती है, वर्धा नदी और बेनगंगा नदी, तब इनका जो नाम हो जाता है प्राणहिता। याद रखिएगा, इनका नाम हो जाता है प्राणहिता। तो एग्जाम में ये प्रश्न भी आता है कि प्राणहिता नदी किन दो नदियों का संगम है, तो याद रखिएगा वर्धा और बेनगंगा दोनों धाराओं का संयुक्त नाम क्या पड़ जाता है, प्राणहिता पड़ जाता है। और यह आगे फिर प्राणहिता के नाम से जानी जाती है और यह प्राणहिता सिरोंचा में जाकर गोदावरी नदी से मिल जाती है। वर्धा नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 528 किलोमीटर। याद रखिएगा, वर्धा नदी की लंबाई है 528 किलोमीटर और बेनगंगा की लंबाई याद रखिएगा 569 किलोमीटर। एक और इसकी मुख्य सहायक नदी है, बालाघाट से निकलती है बावनथड़ी नदी। ये बालाघाट से एक नदी निकलती है बावनथड़ी नदी, बावनथड़ी नदी, और ये भी महाराष्ट्र में जाकर ये बेनगंगा से मिल जाती है। ठीक है, बावनथड़ी नदी, याद रखिएगा बावनथड़ी नदी, बावनथड़ी नदी ये भी बेनगंगा की मुख्य सहायक नदियों में गिनी जाती है। तो ये मैंने कुछ मुख्य नदियां बताई आपको। ये 3 नदियां हैं जो दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है और इधर आप देख रहे हो कि ये जो ताप्ती नदी है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। उम्मीद है कि आपको ये इतनी जानकारी सामान्य समझ में आ गई होगी। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं चंबल नदी तंत्र की। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है और कौन कौन सी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं, तो देखिएगा जरा इसको। चंबल नदी का उद्गम की हम बात करें तो चंबल नदी का उद्गम होता है इंदौर से। याद रखिएगा, इंदौर जिले से चंबल नदी का उद्गम होता है। इंदौर में एक पहाड़ी आती है जानापावा पहाड़ी, जानापावा पहाड़ी। जानापावा पहाड़ी में भी आप देखोगे तो जानापावा पहाड़ी का भी वांगचू पॉइंट, याद रखिएगा, जानापावा पहाड़ी का वांगचू पॉइंट, वांगचू पॉइंट, इस वांगचू पॉइंट से निकलती है चंबल नदी। अब ये चंबल नदी इंदौर के वांगचू पॉइंट से निकलती है और ये प्रवेश करती है धार जिले में। धार से ये जाती है रतलाम, रतलाम से मंदसौर, नीमच होते हुए ये प्रवेश करेगी राजस्थान में और राजस्थान से ये जाती है श्योपुर, श्योपुर से मुरैना, मुरैना से ये भिंड होते हुए ये यूपी में जाती है और यूपी में जाकर ये मिल जाती है, याद रखिएगा, यमुना नदी से। ये इधर से यमुना निकल कर आती है, याद रखिएगा, उत्तराखंड के यमुनोत्री से, और इसी यमुना में इटावा के पास में ये मिल जाती है चंबल नदी। याद रखिएगा, कहां पर चंबल और यमुना का संगम होता है, तो यूपी के इटावा में होता है। तो कहां कहां से ये चंबल नदी प्रवाहित हुई है, तो इंदौर, इंदौर से ये प्रवेश करती है धार, धार के बाद में ये जाती है रतलाम, रतलाम के बाद ये प्रवेश करती है मंदसौर जिले में, मंदसौर में, और मंदसौर जिले के बाद ये प्रवेश करती है नीमच, नीमच, और नीमच के बाद में ये प्रवेश करेगी पुनः मध्य प्रदेश के इस श्योपुर जिले में। श्योपुर से ये प्रवेश करती है मुरैना और मुरैना से ये जाती है कहां पर, भिंड जाती है। ठीक है, और भिंड से ये प्रवेश करेगी कहां पर, यूपी में प्रवेश करती है और यूपी में इटावा के पास जाकर ये यमुना से मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो देखिए हमने चंबल नदी का उद्गम कहां से हुआ, जानापावा पहाड़ी के वांगचू पॉइंट से। चंबल नदी की लंबाई आप देखोगे तो चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। याद रखिएगा, इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। कहीं कहीं बुक में इसकी लंबाई 960 भी आपको देखने को मिलेगी और 1040 भी आपको कहीं कहीं इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे हम देखें चंबल नदी का प्राचीन नाम, किन किन नाम से यह प्राचीन समय में जानी जाती थी। तो प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम है धर्मावती, धर्मावती के नाम से जानी जाती थी। एक इसका नाम है चर्मणवती, चर्मणवती, या इसी का प्राचीन नाम है चर्मावती, चर्मावती। ठीक है, चर्मणवती, चर्मावती, या इसी का एक और प्राचीन नाम है रंती देव की कीर्ति। याद रखिएगा, रंती देव की कीर्ति, रंती देव की कीर्ति। ये जो रंती देव, एक जो रंती देव है, ये एक राजा हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर महू क्षेत्र में रंती देव नामक एक राजा था और इन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ करवाया था और इस यज्ञ में हजारों गायों की इन्होंने बलि दी थी और उन गायों के चर्म से काफी मात्रा में रक्त निकला। ठीक है, और उसी रक्त से माना जाता है इस चंबल नदी का उद्गम हुआ है। तो पशुओं के चर्म से चंबल नदी का उद्गम हुआ, इसीलिए इसे चर्मणवती या चर्मावती कहा जाता है। और यह यज्ञ में इन पशुओं की बलि दी थी राजा रंती देव ने, इसीलिए इसे रंती देव की कीर्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह तो हमने सामान्य इसकी जानकारी देखी थी चंबल नदी की। आगे हम बात करें चंबल नदी की
सहायक नदियों की। तो चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो देखिएगा जरा, इंदौर में एक पहाड़ी आती है काकरीबरडी पहाड़ी, याद रखिएगा, इंदौर में ही एक पहाड़ी आती है काकरीबरडी पहाड़ी, और इस काकरीबरडी पहाड़ी में स्थित है बाणेश्वर कुंड, याद रखिएगा बाणेश्वर कुंड, बाणेश्वर कुंड। और इसी बाणेश्वर कुंड से यहां से निकलती है क्षिप्रा नदी। अब ये क्षिप्रा नदी इंदौर के ही काकरीबरडी, ये काकरीबरडी एक उज्जैनी नामक स्थान आता है दोस्तों, उज्जैन नहीं, उज्जैन अलग है, और एक स्थान है उज्जैनी जहां पर नर्मदा को क्षिप्रा में मिलाया गया है, जहां से क्षिप्रा का उद्गम हुआ है वहीं पर नर्मदा नदी का पानी मिलाया गया है, जिसको हमने नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना कहते हैं। ठीक है, तो वो यहीं पर है काकरीबरडी, काकरीबरडी पहाड़ी के उज्जैनी गांव में। तो यहां से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है, और यह क्षिप्रा नदी इंदौर जिले से निकलती है, और इंदौर से यह प्रवेश करती है देवास, याद रखिएगा, इंदौर से ये देवास प्रवेश करती है, और देवास से ये जाती है उज्जैन, देवास जिले से ये जाती है उज्जैन। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन इस नदी के क्षिप्रा के किनारे स्थित है। और उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से ये मंदसौर के पास जाकर ये मिल जाती है किसमें, चंबल नदी में। ठीक है, मंदसौर जिले के पास में, ये मंदसौर के पास में ये चंबल नदी से क्षिप्रा नदी मिल जाती है। तो ये है, हमने देखा क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी। ठीक है, कहां से उद्गम हुआ है क्षिप्रा नदी का, तो याद रखिएगा इंदौर के काकरीबरडी पहाड़ी के बाणेश्वर कुंड से क्षिप्रा का उद्गम होता है। क्षिप्रा नदी की लंबाई आप देखोगे तो इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर, याद रखिएगा क्षिप्रा की लंबाई है 195 किलोमीटर। आगे इसकी सहायक नदी आप देखोगे, एक है काली सिंध नदी। ये जो काली सिंध नदी है देवास जिले में, देवास जिले की एक तहसील आती है, एक तहसील आती है बागली, बागली, याद रखिएगा बागली तहसील। और बागली में एक गांव आता है अमोदिया गांव, अमोदिया गांव। इसी अमोदिया गांव से उद्गम होता है काली सिंधी नदी का, याद रखिएगा काली सिंधी नदी, काली सिंधी नदी। तो यह काली सिंधी नदी बागली तहसील के अमोदिया गांव से निकलती है। ये बागली तहसील देवास जिले में है, और याद रखिएगा बागली को मध्य प्रदेश का 54वां जिला बनाने की घोषणा हो चुकी है। तो आगे हम देखें कि बागली से यहां से निकलती है काली सिंधी नदी, देवास से शाजापुर, आगर मालवा होते हुए ये प्रवेश करती है राजस्थान, और राजस्थान के नौनेरा में जाकर ये चंबल नदी से मिल जाती है। याद रखिएगा कहां पर चंबल से मिलती है ये, तो राजस्थान के नौनेरा गांव में जाकर ये चंबल से मिलती है। कौन सी नदी, काली सिंधी नदी। काली सिंधी की लंबाई आप देखोगे तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर काली सिंधी की लंबाई है। आगे हम चंबल की नदी के सहायक नदी की बात करें तो एक इसकी सहायक नदी है पार्वती नदी। अब ये जो पार्वती नदी है, यह पार्वती नदी का उद्गम होता है सीहोर से। ये यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों, इसमें लोकेशन इधर उधर हो सकती है। ठीक है, तो सीहोर जिले से पार्वती नदी का उद्गम होता है। सीहोर जिले में आष्टा के पास में एक गांव आता है चाचोड़ा गांव, याद रखिएगा चाचोड़ा। सीहोर जिले में एक तहसील आती है आष्टा तहसील, और उसके पास में एक गांव आता है चाचोड़ा गांव। इसी चाचोड़ा गांव से उद्गम होता है पार्वती नदी का, याद रखिएगा पार्वती नदी का उद्गम सीहोर के चाचोड़ा से होता है। अब यहां से सीहोर से ये पार्वती नदी निकलती है, शाजापुर, आगर मालवा होते हुए ये राजस्थान प्रवेश करती है, और राजस्थान में जाकर ये चंबल से मिल जाती है। ठीक है, तो चंबल से यह नदी राजस्थान में मिलती है। कहां पर मिलती है, तो याद रखना सवाई माधोपुर जिले में एक गांव आता है पलिया गांव, याद रखिएगा पलिया गांव। ये पड़ता है सवाई माधोपुर जिले में, राजस्थान के इसी पलिया गांव में जाकर ये चंबल से मिलती है पार्वती नदी। पार्वती नदी की लंबाई आप देखोगे तो इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर, याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई है 430 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है 430 किलोमीटर। इसके बाद में चंबल की एक और मुख्य सहायक नदी है सिंध नदी। ये जो सिंध नदी है यह निकलती है विदिशा से, याद रखिएगा विदिशा जिले से। विदिशा में विदिशा में एक गांव आता है सिरोंज, याद रखिएगा सिरोंज, ये तहसील है। ठीक है, तो सिरोंज से, विदिशा के सिरोंज से उद्गम होता है सिंध नदी का। यह सिंध नदी सिरोंज से निकलती है, सिंध नदी, सिंध नदी, और ये सिरोंज से निकलती है। ठीक है, और यहां से ये गुना को 2 बराबर भाग में बांटते हुए
गुना जिले से ये शिवपुरी में प्रवेश करती है, शिवपुरी से ये जाती है दतिया, और दतिया के से ये प्रवेश करती है मुरैना और भिंड। ठीक है, तो भिंड के पास जाकर ये सिंध नदी ये मिल जाती है किसमें, चंबल नदी में। तो ये जो सिंध नदी है, सिंध नदी का उद्गम होता है विदिशा के सिरोंज से, और ये चंबल नदी में ये जाकर मिल जाती है। सिंध नदी की लंबाई आप देखोगे तो इसकी जो लंबाई है ये है 470 किलोमीटर। याद रखिएगा, सिंध नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। इसके बाद में इसी चंबल नदी की एक और मुख्य सहायक नदी मैं आपको बता रहा हूं, शिवपुरी से निकलती है। याद रखिएगा, शिवपुरी से निकलती है कुंवारी नदी। ये कुंवारी नदी शिवपुरी, दतिया, भिंड से ये यूपी में जाकर ये इटावा के पास ही ये मिल जाती है किसमें, चंबल नदी में मिल जाती है। यह नदी है कुंवारी नदी। तो याद रखिएगा, कुंवारी नदी का उद्गम शिवपुरी से होता है। एक और चंबल की मुख्य सहायक नदी मैं आपको बता रहा हूं, बनास नदी। ये बनास नदी निकलती है अरावली पर्वत श्रृंखला से। अरावली पर्वत श्रृंखला में भी कहां से, तो राजसमंद जिले से। याद रखिएगा, राजसमंद जिले से। राजसमंद जिले में भी एक क्षेत्र आता है कुंभलगढ़, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ से। याद रखिएगा, कुंभलगढ़ से। तो कुंभलगढ़ में भी जहां से बनास नदी का उद्गम होता है, वीरों का मठ नामक स्थान से उद्गम होता है बनास का। ठीक है, तो कुंभलगढ़ के वीरों का मठ नामक स्थान से बनास नदी निकलती है, और यह बनास नदी राजस्थान में ही सवाई माधोपुर में ही, याद रखिएगा, सवाई माधोपुर के पास आकर ये चंबल से मिल जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम, बनास नदी की। बनास नदी, याद रखिएगा, ये बनास नदी कुंभलगढ़ के वीरों के मठ नामक स्थान से निकलती है, और सवाई माधोपुर के पास ये चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा चंबल नदी तंत्र और इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां। उम्मीद है कि आपको इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगली नदियों की हम बात करेंगे। चलिए, तो और कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं मध्य प्रदेश की, इन पर हम बात करते हैं। जैसे कि बेतवा, केन, सोन, टोंस नदी, जामनी नदी। ठीक है, तो देखते हैं इनका उद्गम कहां कहां से होता है। ये सारी की सारी नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम होता है रायसेन से। याद रखिएगा, रायसेन से, रायसेन जिले से बेतवा नदी का उद्गम होता है। रायसेन में भी कहां से होता है, तो याद रखिएगा, रायसेन के कुमरा गांव से। रायसेन के कुमरा गांव से, रायसेन के कुमरा गांव से उद्गम होता है बेतवा नदी का। बेतवा नदी का, यह बेतवा नदी रायसेन के कुमरा से गांव से निकलती है। रायसेन, विदिशा, सागर होते हुए यह नदी प्रवेश करती है अशोकनगर में, और अशोकनगर से यह यूपी जाती है, और यूपी से यह प्रवेश करती है निवाड़ी, और निवाड़ी के ओरछा से यह प्रवेश करती है पुनः यूपी में। ठीक है, और यूपी में जाकर यह यमुना नदी से मिल जाती है। याद रखिएगा, यह यमुना नदी, और यह यमुना नदी आगे जाकर यह मिल जाती है किसमें, गंगा नदी में, इलाहाबाद में। ठीक है, गंगा नदी में यह मिल जाती है यमुना। तो मैं आपको ये बता रहा हूं आपको कि ये जो बेतवा नदी का उद्गम हुआ है, यह बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो रायसेन के कुमरा गांव से ये होता है। आगे सागर में इसकी कुछ दो मुख्य सहायक नदियां आपको देखने को मिलेगी। एक नदी है बीना नदी, एक नदी आपको यहां पर देखने को मिलेगी बीना, और एक नदी इसकी सहायक मिलेगी आपको धसान। धसान, ठीक है, बीना और धसान दो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं जो सागर से निकलती है, सागर में ये बेतवा नदी से मिल जाती हैं। इस बेतवा नदी के किनारे सांची स्थित है। ठीक है, सांची का स्तूप स्थित है। इसके अलावा आप देखोगे भोजपुर स्थित है इस बेतवा नदी के किनारे, और अशोकनगर का चंदेरी स्थित है। टिकम इधर निवाड़ी का ओरछा इसी नदी के किनारे स्थित है। आगे हम बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन से मुख्य शहर किन किन नदियों के किनारे स्थित है। तो ये देखा हमने बेतवा नदी का उद्गम। बेतवा नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कहीं कहीं बुकों में इसकी लंबाई आपको 590 भी देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन अधिकांश बुकों में इसकी लंबाई जो दी गई है वो है 480 किलोमीटर। आगे हम बात करें केन नदी की, तो केन नदी का उद्गम कहां से होता है, तो केन नदी का उद्गम होता है, याद रखिएगा, कटनी से। कटनी से, ठीक है, कटनी में विंध्याचल पर्वत की एक श्रेणी आती है, केमूर श्रेणी। याद रखिएगा, कौन सी श्रेणी, केमूर। ठीक है, तो कटनी के केमूर से
यहां से निकलती है कैमूर से, कहां से याद रखना कटनी, कहां से कैमूर और कहां से याद रखना केन नदी। तो कटनी के कैमूर पहाड़ी से केन नदी का उद्गम होता है और यह केन नदी छतरपुर और पन्ना की सीमा बनाते हुए ये यूपी में प्रवेश करती है और यूपी में जाकर यह नदी मिल जाती है कहां पर, यमुना नदी में। ठीक है, किस नदी की बात कर रहे हैं हम, केन नदी की। तो याद रखिएगा केन नदी का उद्गम कहां से हुआ, तो केन नदी का उद्गम कटनी के कैमूर से होता है और इस केन नदी का संगम होता है यमुना नदी में, ये जाकर मिल जाती है और यमुना में ये यूपी में जाकर मिलती है। कहां पर मिलती है, तो याद रखिएगा ये मिलती है फरीदपुर में। याद रखिएगा कहां पर मिलती है, तो फरीदपुर में, यूपी के फरीदपुर नामक स्थान पर ये मिलती है यमुना से। और इधर जो ये बेतवा नदी है, यह बेतवा नदी यमुना से मिलती है यूपी के हमीरपुर में। याद रखिएगा कहां पर, हमीरपुर में जाकर ये यूपी के हमीरपुर में जाकर ये यमुना से मिलती है। और चंबल नदी कहां मिलती है, तो याद रखिएगा इटावा में। चंबल नदी इटावा में यमुना से मिलती है और बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से मिलती है और केन नदी फरीदपुर में यमुना से मिलती है। आगे हम बात करें टोंस नदी की, तो टोंस नदी का उद्गम होता है सतना से। याद रखिएगा सतना से, सतना से, सतना में मेहर, सतना में एक तहसील आती है मेहर तहसील, सबको पता होगा ये सतना के मेहर में। ठीक है, मेहर माता मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो सतना के मेहर तहसील में एक स्थान आता है जुलेरी, एक गांव आता है जुलेरी। याद रखिएगा जुलेरी, और यहां पर एक कुंड आता है तमसा कुंड, तमसा कुंड। तो मेहर तहसील के जुलेरी के पास में स्थित है तमसा कुंड और इसी तमसा कुंड से उद्गम होता है टोंस नदी का। याद रखिएगा इसी तमसा कुंड से निकलती है टोंस नदी। तो याद रखिएगा टोंस नदी का उद्गम मेहर तहसील के जुलेरी के पास में तमसा कुंड से होता है इस टोंस नदी का उद्गम। और सतना से ये रीवा होते हुए ये यूपी में प्रवेश करती है और यूपी में जाकर ये मिल जाती है किससे, गंगा नदी से। तो याद रखिएगा टोंस नदी गंगा नदी में मिलती है, इलाहाबाद के पास में सिरसा नामक स्थान पर जाकर ये मिलती है। कहां पर, तो याद रखिएगा इलाहाबाद के पास में एक स्थान आता है सिरसा नामक स्थान, यहां पर ये टोंस नदी गंगा से मिल जाती है। टोंस नदी की लंबाई, हम लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है 265 किलोमीटर। याद रखिएगा टोंस नदी की लंबाई है 265 किलोमीटर और केन नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। याद रखिएगा केन नदी की लंबाई 427 किलोमीटर और टोंस नदी की लंबाई है 265 किलोमीटर। फिर आगे मैं आपको एक और नदी यहां पर सागर से बता रहा हूं, सागर से एक और नदी का उद्गम होता है, यह नदी है जामनी नदी। जामनी नदी का उद्गम होता है सागर से, सागर से जामनी नदी निकलती है और ये जामनी नदी टिकमगढ़, टिकमगढ़ से ये आप देखोगे कुछ इस प्रकार से ये प्रवाहित होती है। यह जामनी नदी सागर, सागर से टिकमगढ़, टिकमगढ़ पहुंचकर ये यूपी और एमपी की सीमा बनाते हुए, याद रखिएगा यूपी और एमपी की सीमा बनाते हुए ये ओरछा के पास में जाकर ये बेतवा नदी से मिल जाती है। ठीक है, किस नदी की बात कर रहे हैं हम, जामनी नदी की बात कर रहे हैं। तो जामनी नदी ये एग्जाम में आ चुका है, प्रश्न आया था कि एमपी और यूपी की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो याद रखिएगा जामनी नदी एमपी और यूपी की सीमा बनाती है। तो सागर से निकलती है और निवाड़ी में ओरछा के पास जाकर ये बेतवा नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी की एक और बात मैं आपको बता दूं, इसका प्राचीन नाम, यह प्राचीन समय में बेत्रवती के नाम से जानी जाती थी, बेत्रवती के नाम से यह जानी जाती थी बेतवा नदी। ठीक है, और जो ये केन नदी है, यह केन नदी कर्णावती व दीर्णावती के नाम से जानी जाती थी। केन नदी का अगर हम प्राचीन नाम देखें तो यह प्राचीन समय में कर्णावती व दीर्णावती के नाम से जानी जाती थी। याद रखिएगा कर्णावती, या इसी को प्राचीन समय में कहा जाता था दीर्णावती, दीर्णावती। तो कर्णावती व दीर्णावती इसका प्राचीन नाम है। आगे हम देखें, आगे हम बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी का उद्गम होता है अनूपपुर से। याद रखिएगा अनूपपुर से, अनूपपुर, यह अनूपपुर में आता है अमरकंट, जहां से नर्मदा का उद्गम होता है। ठीक है, अमरकंट, और अमरकंट से निकलती है याद रखिएगा सोन नदी, सोन नदी। यह अमरकंट में भी पुष्पराजगढ़ पर्वत से निकलती है, पुष्पराजगढ़ पर्वत से सोन नदी का उद्गम होता है, सोन नदी का उद्गम होता है। तो यहां से अनूपपुर से निकलती है, अनूपपुर से शहडोल, शहडोल से सीधी होते हुए यह प्रवेश करती है कहां पर, यूपी में प्रवेश करती है और यूपी से यह जाती है बिहार। ठीक है,
और बिहार में जाकर यह नदी मिल जाती है किससे? गंगा से। तो गंगा में ये कहां पर जाकर मिलती है? तो बिहार की राजधानी पटना में जाकर ये गंगा से मिल जाती है सोन नदी। ठीक है, तो ये सोन नदी, इसकी लंबाई की हम बात करें तो सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। याद रखिएगा, सोन नदी की कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। और इसके प्राचीन नाम की हम बात करें तो यह प्राचीन नाम है इसका, याद रखना, यह स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती थी। स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती थी, या इसे ही शुभदांगी कहा जाता था। शुभदांगी, तो शुभदांगी या स्वर्ण नदी के नाम से प्राचीन समय में यह सोन नदी जानी जाती थी। ठीक है, यही अमरकंटक के अनुपुर इसी पुष्पराजगढ़ पर्वत से एक और नदी का उद्गम होता है, यह नदी है जोहिला। यह जोहिला यहां से निकलती है अनूपपुर इसी पुष्पराजगढ़ पर्वत से और छत्तीसगढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ से पुनः शहडोल में आकर ये सोन नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? याद रखिएगा, जोहिला नदी। और इसकी लंबाई आप देखोगे तो इसकी लंबाई है 170 किलोमीटर। ठीक है, यह अमरकंटक एक ऐसा स्थान है जहां पर 3 किलोमीटर के दायरे से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक नर्मदा, एक सोन और तीसरी है जोहिला। तो ये तीनों नदी पुष्पराजगढ़ से ही निकलती है, अनूपपुर के अमरकंटक से। ठीक है, तो ये हमने देखा सोन नदी। यहां पर मैं जामनी नदी की लंबाई आप देखोगे तो जामनी नदी की लंबाई याद रखिएगा 221 किलोमीटर है। ये नदी की लंबाई में बताना भूल गया, तो याद रखिएगा जामनी नदी की लंबाई है 221 किलोमीटर। तो उम्मीद है कि आपको ये इतनी नदियों की कहानी समझ में आ गई होगी। तो इतना आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो साथियों, आगे की नदियों के बारे में मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो आपको तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।